युद्ध खत्म हो जाएगा, लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, लेकिन बूढ़ी औरत अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रह जाएगी। वो लड़की अपने प्रिय पति की राह देखेगी और वो बच्चे इंतजार करेंगे अपने नायक पिता का। मैं नहीं जानता कि हमारी मातृभूमि को किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी कीमत किसने चुकाई। नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया के द्वारा छेड़ा गया युद्ध जारी है और महमूद दरवेश की ये कविता सच साबित होती जा रही है। जब आप अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश होते हुए देखेंगे, शायद आपको ये दिखाने की कोशिश करी जाए कि ये नंबर्स कोई टैली काउंट की तरह है, कोई क्रिकेट स्कोर की तरह है कि इतने यूक्रेनियंस मारे गए, इतने रशियंस मारे गए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों की असली जिंदगियों का सवाल है। ये लोग जो मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी हॉबीज हैं, जिनके सपने हैं, और अब ये लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। मंडे को यूनाइटेड नेशंस के यूक्रेन के एम्बेसडर ने जनरल असेंबली में कुछ टेक्स्ट मैसेजेस पढ़े जो एक रशियन सोल्जर ने लिखे थे अपनी मां को। ये टेक्स्ट मैसेजेस यूक्रेन के सोल्जर ने उसके फोन से लिए थे जब वो रशियन सोल्जर मारा गया था। तो इस रशियन सोल्जर ने अपनी मां को क्या लिखा था, मैं आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। मम्मी, मैं यूक्रेन में हूँ, यहाँ पर एक बहुत भारी जंग चलने लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर पूरे के पूरे शहरों पर बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। हमें बताया गया था कि यूक्रेन के लोग हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन ये हमारी गाड़ियों के सामने आकर गिर रहे हैं। हमारी गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये लोग पहियों के नीचे तक आने के लिए तैयार हैं। ये लोग हमें फैसिस्ट बुला रहे हैं। मम्मी, ये बहुत मुश्किल है। और फिर ये सोल्जर इस युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध के बारे में अपडेट्स बताने से पहले ये चीजें बतानी काफी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा मीडिया जो है इस पूरी सिचुएशन को एक एंटरटेनमेंट के तरीके से पेश कर रहा है। टीआरपी की भूख में ये लोग वीडियो गेम्स की फुटेज इस्तेमाल करने लग रहे हैं आपको इसके अपडेट्स देने के लिए। ये न्यूज चैनल वाले आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी भी जंग को एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखते हैं कि वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। इस तरह की इनसेंसिटिविटी काफी देखने को मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे युद्ध को एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो, इंसानियत के पर्सपेक्टिव से देखो। यहां पर जो लोगों की जानें जा रही हैं, ये जो युद्ध हो रहा है, इसे नॉर्मलाइज मत होने दो अपने दिमाग में। The deadly Russian onslaught in Ukraine appears to be intensifying this Wednesday, targeting the country's largest cities. As Russian commanders intensified their bombardment of Ukrainian urban areas, Russian forces attacked a television tower in Kiev. Satellite images appear to show a 60-kilometer convoy of military vehicles approaching from the north of the city. The Russian Defense Ministry warned residents in Kiev to leave their homes, saying that Russia would also strike sites belonging to Ukraine's security service. इस इन्वेजन को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और दिन प्रतिदिन यूक्रेन और ज्यादा एरिया खो रहा है रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर। हालांकि ये इन्वेजन उतनी स्पीड से नहीं हुआ जितना रशियंस ने उम्मीद लगाई थी। जो डिफेंस उन्हें यूक्रेनियन की तरफ से देखने को मिल रहा है वो कहीं और ज्यादा है जितना उन्होंने एस्टिमेट तक नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर आप इस नक्शे में देखेंगे, पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में रशिया ने और ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है यूक्रेन के अंदर आकर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि जो खेरसन का शहर है यूक्रेन के साउथ में, अब वो पूरा रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी खार्किव, यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं यूक्रेन के लिए। इन दोनों शहरों को रशियन ऑक्यूपेशन से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है यूक्रेनियन सोल्जर्स के द्वारा। कीव की नॉर्थ साइड में रशिया ने एक 40 मील लंबी कॉन्वॉय भेजी है, यानी रशिया के मिलिट्री व्हीकल्स जो एक के बाद एक अगर सड़क पर खड़े होंगे तो 40 मील लंबा यहां पर पूरी सड़क को इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरी तरफ खार्किव में रशियन पैराट्रूपर्स ऑलरेडी लैंड करना शुरू कर चुके हैं। यहां पर अगले 24 घंटों में कहा जा रहा है कि एक ऑल आउट वॉर छिड़ेगी। Russian paratroopers have landed in Ukraine's second largest city of Kharkiv, hoping to take the besieged city. But Moscow also has Kiev in its sights, with landmarks attacked and a giant Russian military convoy now less than 30 kilometers from the capital. इंडियन एम्बेसी ने बड़े ही बोल्ड लेटर्स में एडवाइजरी निकाली है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स खार्किव के अंदर मौजूद हैं वो इमीडिएटली ये शहर छोड़कर बाहर निकलें, क्योंकि हालत बहुत जल्द खराब होने वाली है। अगर कहीं जाया नहीं जा रहा तो इसके आसपास के जो एरियाज हैं शहर छोड़कर उन्हीं एरियाज में चले जाएं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दे मस्ट रीच दीज सेटलमेंट्स बाय 1800 आवर्स। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि पुतिन कम से कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस पर हमला करना बंद करें।
पुतिन ने कहा कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सिविलियंस पर अटैक करने पर और वो सिर्फ मिलिट्री की लोकेशंस पर हमला कर रहे हैं और मिलिट्री के साथ फाइट कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों के खिलाफ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उन पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन पुतिन की बाकी और प्रोमिसेस की तरह यह बात भी झूठी निकली। रशिया ने क्लेम किया कि वो प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो हथियार जो सिर्फ अपने टारगेट पर हमला करते हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्राइसिस एविडेंस लैब ने डिजिटल एविडेंस को देखा, जो फोटोज थी, वीडियोस थे, जो सैटेलाइट इमेजरी थी, और उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनके इन्वेस्टिगेटर ने पता लगाया कि एक हथियार जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 9M79 टोचका बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक ऐसी मिसाइल है जो अक्सर अपने टारगेट को आधा किलोमीटर से मिस कर जाती है। और अगर ये मिसाइल कहीं पर इस्तेमाल करी जाएगी एक शहर के आसपास जहां लोग रहने लग रहे हैं, और अगर ये अपने टारगेट को आधा किलोमीटर से ओकेजनली मिस करती रहेगी, तो यहां पर बहुत सारे सिविलियंस की जाने जाएंगी। और यही चीज हम होते हुए देख भी सकते हैं। 24 फरवरी को एक बैलिस्टिक मिसाइल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास जाकर गिरी डोनेट्स्क के रीजन में। इसकी वजह से 4 सिविलियंस मारे गए। खार्किव में कई रेजिडेंशियल एरियाज पर हमला किया गया, जिसकी वजह से 8 सिविलियंस मारे गए। इसके अलावा कई रशियन मिसाइल्स और रॉकेट्स खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर, ओपेरा हाउस, कॉन्सर्ट हॉल, गवर्नमेंट ऑफिसेज पर भी जाके गिरे हैं। राजधानी कीव में 2 मिसाइल्स वहां के टीवी टावर पर जाकर लगी, जो कि उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। 5 लोग मारे गए, और यही मिसाइल्स वहां के पास के होलोकॉस्ट मेमोरियल पर भी गिरी। यह हालत हुई कीव की एक सड़क की, जब वहां पर एक मिसाइल आकर लगी। पीछे आप डोमिनोज का आउटलेट भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में। ओवरऑल यूक्रेन की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 350 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, जिनमें कि 14 बच्चे भी हैं। यह फिगर संडे का था। अभी का जो फिगर है वो इससे कहीं ज्यादा होगा। इनमें से एक सिविलियन 21 साल के इंडियन स्टूडेंट भी थे, नवीन, जो कर्नाटका से यूक्रेन गए थे अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। ये 4th ईयर के MBBS स्टूडेंट थे, खार्किव में पढ़ रहे थे जब इनकी मौत हो गई, जब रशियन फोर्सेस ने हमला किया। तो नवीन के पुराने हॉस्टल के मेट श्रीधरन का कहना था कि सुबह के 10:30 बजे ये एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े थे लाइन में सामान खरीदने के लिए, जब रशियन फोर्सेस ने गोली चला दी लोगों पर। वहां पर इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। इसी से ही रिलेटेड कई डिस्टर्बिंग वीडियोस सामने निकल कर आए हैं, जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स मदद की मांग कर रहे हैं। Students are being subjected to sub-zero temperatures as they are stranded on the border of Ukraine. These are borders with Poland and with Romania. हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस गए। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मीनाक्षी लेखी, वो फोटो खिंचाती हुई दिखी जग्गी वासुदेव के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वेबिनार एड्रेस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने सवाल उठाया कि इंडियन स्टूडेंट्स क्यों बाहर जाते हैं ऐसे छोटे छोटे देशों में अपनी मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, जहां पर उन्हें भाषा समझ में नहीं आती और इंडियन पैसा उन बाहर के देशों में जा रहा है। क्यों नहीं वो इंडिया में ही पढ़ाई कर लेते। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा यहाँ पर इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको एम्स में मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो पूरी कोर्स की फीस आपके लिए 25,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। लेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आपकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास तक आ सकती है। अगर यूक्रेन में जाना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सस्ता पड़ रहा है तो क्यों नहीं वो जाएंगे वहां पर पढ़ाई करने के लिए? क्यों वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में इतनी भारी भारी फीस पे करें? और जब सीटों की इतनी कमी है तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो हर कोई यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने लग जाए? क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि सरकार ने यहां पर सफिशिएंट सीट्स नहीं रखी? जब देश में डॉक्टर्स की कमी है तो ऑब्वियसली सीट्स को भी बढ़ाना है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करना है, जो कि सरकार ने नहीं किया। तो ऐसा क्यों कि स्टूडेंट्स पर ब्लेम डाला जाए जब वो बाहर पढ़ने का ऑप्शन चूज करते हैं? तो एक चीज यहां पर यह भी नोट करने वाली है कि कई बीजेपी मिनिस्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियां बाहर पढ़ने गए हुए हैं। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो 90% वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर फेल हो गए हैं एग्जाम्स को क्लियर करने में। इसके अलावा ट्विटर पर हमें काफी देखने को मिला कि उन इंडियन स्टूडेंट्स पर मजाक बनाया जा रहा है जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे मजाकिया ट्वीट्स देखने को मिले जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सोचकर देखिए उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है कि वो वहां पर फंसे हैं। मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो पहली एडवाइजरी सरकार के द्वारा निकाली गई थी इंडियन नेशनल्स के लिए जो यूक्रेन में रह रहे थे, February 15 को, उसमें लिखा गया था कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जिनका स्टे नॉन एसेंशियल है
वो कंसिडर कर सकते हैं यूक्रेन देश छोड़ना। तो क्लियरली सरकार ने ये नहीं कहा था कि इमीडिएटली देश छोड़ दो। उस वक्त सिर्फ एक डायरेक्ट फ्लाइट थी यूक्रेन से इंडिया जाने वाली। इसके बाद फरवरी 18 को सरकार ने अनाउंस किया कि 3 और एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ेंगी, 22 फेब, 24 फेब और 26 फेब को। लेकिन इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ये सारी फ्लाइट्स सोल्ड आउट हो गई थी। स्टूडेंट्स ने कई ट्वीट्स किए और फ्लाइट्स की रिक्वेस्ट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि ये जो फ्लाइट्स थी इनमें टिकट के प्राइसेस इतने हाई हो गए थे कि अनअफोर्डेबल बन गए थे। 60 हजार रुपए की एक टिकट पड़ रही थी। ये सिर्फ 22 फरवरी की एडवाइजरी में ही कहा गया था कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स को देश छोड़कर चले जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज से रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी लेट हो चुका था। 24 फरवरी को 2 एयर इंडिया की फ्लाइट्स को वापस जाना पड़ा था क्योंकि यूक्रेन ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। वेटरन पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे वाजपेयी सरकार के अंदर, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कैसे 1,70,000 से ज्यादा इंडियंस को इराक और कुवैत से इवैक्यूएट किया गया था 1990 की गल्फ वॉर के दौरान। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर सरकार की गलती है, ये सिचुएशन काफी अनस्टेबल थी, बड़ी जल्दी बदल रही थी, तो बड़ा मुश्किल था किसी के लिए भी बताना कि कब इवैक्यूएट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। वॉर तो एक्चुअली में पुतिन ने डिक्लेयर करी है, ना कि इंडियन सरकार ने, तो इंडियन सरकार पर यहां पर ब्लेम नहीं जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स देने की जरूरत नहीं है कि उन पर दोष डाला जाए। फोकस यहां पर होना चाहिए उन्हें इवैक्यूएट करने पर बस। थैंकफुली अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अब इवैक्यूएशन थोड़ी स्पीड से होने लगी है। एयर इंडिया और इंडियन एम्बेसीज अपना काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। सेंटर गवर्नमेंट के अनुसार करीब 30% इंडियंस जो यूक्रेन में रह रहे थे वो ऑलरेडी अब इंडिया वापस आ चुके हैं। बाकी 30% बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और बचे हुए 40% अभी भी यूक्रेन के अंदर है, जिनकी कुल संख्या 8,000 लोगों के बराबर है। 1 से 3 मार्च के बीच करीब 26 फ्लाइट्स प्लान करी गई हैं इन्हें इंडिया लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हो रही है कि जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें फिर भी बॉर्डर तक आना पड़ रहा है किसी ना किसी तरीके से। वो चीज उन्हें खुद से मैनेज करनी पड़ रही है, जो सबसे मुश्किल पार्ट है यहां पर। एक बारी वो बॉर्डर तक आ गए पोलैंड और इन देशों के, वहां से उन्हें फ्लाइट मिल पा रही है। लेकिन अगर कोई इंडियन खार्किव के शहर में फंसा हुआ है तो पोलैंड का बॉर्डर वहां से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए ये बहुत मुश्किल है। हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जो बचे हुए इंडियंस हैं वो सेफली वापस आ जाएं जल्दी से जल्दी। अब अगर हम वापस यूक्रेन की सिचुएशन पर आए तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सबसे आगे खड़े हुए हैं इस जंग में। Ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. बीच में यूएसए ने उन्हें ऑफर किया था कि वो उन्हें इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर ले जा सकें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं यहीं कीव में रहूंगा, एंड तक इस जंग को फाइट करूंगा अपने देश को बचाने के लिए। कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर यूक्रेन की आम जनता रशियन मिलिट्री व्हीकल्स के सामने खड़े होकर उन्हें ब्लॉक करने लग रही है, उन्हें अंदर आने से रोक रही है फिजिकली, बिना हथियार लिए। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप के लिए एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है। इसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मूव बताई जा रही है कि यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग करीब 70% यूक्रेनियंस अब यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2014 से पहले जब रशिया ने क्रीमिया में इन्वेजन किया था, उससे पहले ये नंबर जो था ये बिल्कुल उल्टा था। सिर्फ 30% लोग ही यूक्रेन में एक्चुअली में नेटो का हिस्सा बनना चाहते थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते। जो लोग पुतिन के सपोर्ट में हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि पुतिन ने ये किया है क्योंकि नेटो बहुत करीब आ रहा था। पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनने देना चाहते। लेकिन अब इस जंग को छेड़ने के बाद और भी ज्यादा लोग अब यूक्रेन में नेटो के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। अब वो और भी ज्यादा नेटो के पास जाना चाहते हैं। तो अगर पुतिन का यही पर्पस था तो पुतिन इस पर्पस में बिल्कुल फेल हो गए हैं। यूक्रेनियंस रशियंस को भाई की तरह मानते थे पहले, लेकिन अब इस सिचुएशन के बाद यूक्रेनियंस के अंदर काफी नफरत है रशियंस को लेकर, पुतिन को लेकर। कई लोग कहते हैं कि पुतिन यहां पर सिर्फ अपना सोवियत यूनियन वापस चाहता है, अपना अखंड रशिया वापस बनाना चाहता है। तो इसमें गलत ही क्या है? इस चीज की चर्चा एक्चुअली में मैंने दोस्तों अखंड भारत वाले वीडियो में करी थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 तरीके हो सकते हैं
किसी भी अखंड राष्ट्र को बनाने के। एक हो सकता है कि दूसरे देश पर इन्वेजन कर दो, उसे पूरा कब्जा लो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर नफरत होती है आपके देश के लिए। शायद आप जमीन पर कब्जा बनाए रख सकते हो, लेकिन उन लोगों के दिल में आप लोगों के लिए कभी जगह नहीं बनेगी। और ऐसे अखंड रशिया का फायदा ही क्या, जहां पर यूक्रेन अगर उसका हिस्सा हो और यहां रहने वाले सारे यूक्रेनियंस हेट करते हो रशियंस को, रशियन सरकार से इतनी नफरत करते हो क्योंकि उन पर जबरदस्ती बनाई गई है। यहां पर जबरदस्ती करके ऐसी चीजों में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, वो था कि पीसफुली बात की जाए दूसरे देशों से और कोलैबोरेट किया जाए, साथ में काम किया जाए, और जब वो लोग अपनी मर्जी से खुश हों आपके साथ आकर एक यूनियन बना ले, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन काम करता है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इन देशों ने कभी जबरदस्ती नहीं करी कि ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आकर हमारा पार्ट बन जाए। उन्हें इन्वेड नहीं किया जाकर कि वो भी अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। जब इन यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में एक यूनियन बनाया, ये चीज इतनी सक्सेसफुल हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को मिली इन देशों में, पीसफुली प्रोग्रेस इतना ज्यादा देखने को मिला कि वो ईस्ट यूरोपियन देश खुद से इस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे। और आज के दिन फिर से ये सिचुएशन हो रही है कि अब यूक्रेन जैसा देश भी यूरोपियन यूनियन का अपनी मर्जी से खुद से हिस्सा बनना चाहता है। तो अगर रशिया को सही में इंटरेस्ट था अखंड रशिया बनाने में, तो उसे यह तरीका अपनाना चाहिए था। बैठकर शांति से बातचीत करी जाए, कैसे हम दोनों देशों के बीच में जो मिलन है उसे बढ़ा सकते हैं, एक रशियन यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पुतिन ने नहीं किया, और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे अब रशिया फिजिकली इस जंग को जीत भी जाए, रशिया फिर भी इस युद्ध को हारेगा, क्योंकि यूक्रेनियंस के दिल में कभी जगह नहीं बनेगी रशियंस के लिए। वहां मौजूद जमीन चाहे रशिया के कब्जे में हो, लेकिन यूक्रेनियंस के दिल में हमेशा एक रेवोल्यूशन की भावना रहेगी। चीजें कभी भी स्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाएंगी अगर वो पूरा यूक्रेन आज के दिन रशिया देश के अंदर आ जाता है तो। इसीलिए दलाई लामा ने फेमसली कहा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस स्पेशली वॉर आर टोटली अनएक्सेप्टेबल एज मीन्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड अमंग नेशंस, ग्रुप्स एंड पर्संस। वॉर यहां पर कभी किसी चीज का आंसर नहीं होती। और जो चीज मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी उससे भी रिलेटेड इनका एक कोट है, वॉर इज नाइदर ग्लैमरस नॉर अट्रैक्टिव, इट इज मॉन्स्टरस, इट्स वेरी नेचर इज वन ऑफ ट्रेजेडी एंड सफरिंग। और जिन बुनियादी विचारधाराओं को मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, उन्हें और डिटेल में समझने के लिए अखंड भारत वाला वीडियो देखना मत भूलना, यहां पर उसका लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद।